जय हिंद, वंदे मातरम। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी विद्यार्थी वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दें, जिससे महत्वपूर्ण क्लास उन सभी ज़रूरतमंद छात्रों तक पहुंच सके। तो छात्रों, पिछले वीडियो में हम सभी ने पढ़ा था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सेकंड भाग में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो पेन और नोटबुक उठाइए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलिएगा। तो आइए आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में अध्ययन करते हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक पाणिनि हैं। और इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसी अष्टाध्यायी बुक में सर्वप्रथम लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवनाक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो कात्यायन गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुकों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरानी का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से भरपूर होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फ्रांस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेस्क्रिस्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीन, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक ईस्ट इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो मेगास्थनीन कौन था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का इसमें विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द इर्थ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह केवल 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। तो यह लेखक कब आया था? 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा करने आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फायान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा।
संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हैंगसांग यह भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हैंगसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। तो हैंगसांग का जो यात्रा वृत्तांत है वो किस नाम से जाना जाता है? CU की। और ये हैंगसांग भारत में कब आया था? 629 ईस्वी में। जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा सूर्य था। हैंगसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट: हैंगसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो हैंगसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। इत्स्यांग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव अदनिक तुर्किस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृत किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्त कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इन बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1313 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्योर तथा तंजोर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कलिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर CH, लोग हर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गेस, वाल्टर इलियट से ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थानों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टीपोलु, घंटा सलाम, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 14वीं ईस्वी में के समय 1400 ईस्वी के 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख भोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस की वैश्यनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी कुंभा अभिलेख में मिला है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रहने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुर आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य
एरड़ अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों में की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाण पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। पुरातत्व स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपड़ कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख, अभिलेख और शासक, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खरवेल, जूनागढ़ अभिलेख गिरनार शूद्र दमन, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दमन, क्या होगा, रुद्र दमन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशियन सेकंड, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रत्यार नरेश भोज, बेतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। उक्त अभिलेख नोट अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरेकमेणु पांडिचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए उसका लिंक आसानी से आप तक पहुंच सके, इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।